हम पढ़ रहे थे अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। कल हमने पढ़ा था कि 1801 के बाद अवध के नवाबों ने आरंभ से ही कंपनी को संतुष्ट रखने का प्रयास किया था। शुरू से ही वो कंपनी को नाराज नहीं करना चाहते थे और हर संभव कोशिश की कि कंपनी उनसे संतुष्ट रहे। तो जो भी उनको आर्थिक सहायता या जो भी देना होता था वो उसे देते रहे हैं। और 1801 की संधि से अवध का बहुत बड़ा भाग कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया। तब भी किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया अवध के नवाबों ने। और कंपनी को दी जाने वाले नियमित वार्षिक धनराशि के अलावा समय समय पर अवध से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग भी की जाती रही और अवध उन मांगों को पूरा भी करता रहा, है ना। फिर भी अवध के नवाब को समय समय पर शासन व्यवस्था को सुधारने की चेतावनी दी जाती रही, जबकि संपूर्ण शासन व्यवस्था कंपनी के अधिकारियों के सुझाव अनुसार ही चलती थी। कंपनी के अधिकारी ही शासन चला रहे थे, उन्हीं के सुझावों पर शासन चल रहा था अवध का। लेकिन फिर भी कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बार बार अवध के नवाब को चेतावनी दे रहे थे कि शासन व्यवस्था में सुधार करो, शासन व्यवस्था में सुधार। ये उनकी चाल थी, ठीक है। और डलहौजी ने भारत आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय कर लिया। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का बड़ा भाग या अवध का बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच में आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। कलकत्ता से लाहौर तक अंग्रेजों का ही है। पंजाब को उन्होंने मिला लिया था, पंजाब को उन्होंने अपने में शामिल कर लिया था। कलकत्ता उनके पास था, आराम से आ जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे। लेकिन बीच में आ रहा था अवध, तो अवध आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अवध को भी हमें मिला लिया जाए, और इसी के लिए उन्होंने भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी। और इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की योजना को पूरी करने के आधार ढूंढने पड़े, ताकि कौन से तरीके से कैसे अगर लोगों को ये भी नहीं लगे कि हड़पा है, एक एक झूठ मूठ का ही कोई तरीका सही, बहाना सही हमें चाहिए। और इसके लिए कुशासन को आधार माना गया और बार बार नवाब को चेतावनी दी जाती रही कि शासन में व्यवस्था ठीक करो, शासन व्यवस्था को ठीक करो। और समय इसमें बहुत लगाया, 7 साल का समय लगा दिया उन्होंने। तो उस वक्त अवध का नवाब कौन था? उस वक्त अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, जब अवध का अधिग्रहण किया गया। और वाजिद अली शाह को विलासी किसने बनाया? अंग्रेजों ने ही बनाया। और उसके पीछे मकसद यही था कि वाजिद अली शाह को, नवाब को विलासी बना दिया जाए, शासन व्यवस्था अपने आप बिगड़ जाएगी और कुशासन के आधार पर हम अवध को इसमें मिला लेंगे, हमारे पास एक अच्छा बहाना हो जाएगा। डलहौजी कह रहा है ये बात, वही सोच रहा है। तो 1847 अपडेट आ रहा है क्या? आएगा तभी तो होता है। वाजिद अली शाह अवध का नवाब बना। उसे आरंभ से ही अंग्रेज अधिकारियों ने प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया, परंतु नवाब ने अपना प्रशासनिक उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया और स्वयं आमोद प्रमोद विलासता में डूबता चला गया। और वाजिद अली क्या समझता रहा कि जब तक सरकार के प्रति, कंपनी सरकार के प्रति वह निष्ठावान है, ईमानदार है, तो उसे किसी प्रकार का कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो नवाब पद पर रहेगा। लेकिन उसे डलहौजी की योजना, उसकी चाल का आखिरी समय तक पता नहीं लगा, और जब पता लगा तब तक बहुत देर हो गई थी, नवाब को हटा दिया था। अवध के संबंध में कोई कार्यवाही करने से पूर्व डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य एकत्र करने का निश्चय कर लिया, ताकि वो अपने कार्य का औचित्य सिद्ध कर सके। और इसके लिए उसने अवध में रेजिडेंट्स की जो नियुक्ति की थी, उनसे अवध के शासन पर एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। तो अंग्रेज अधिकारी भी उसी के भगत थे, अंग्रेजों के ही थे, तो उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे कि जनरल प्रसन्न हो सके।
और उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उस रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया, कुशासन की जो रिपोर्ट थी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो उसमें किसका नाम आता है रेजिडेंट का? कर्नल सलीमैन की रिपोर्ट आती है सबसे पहले। 1848 सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका। ले लो। ले लिया सर। तो पहली रिपोर्ट किसकी आई? सलीमैन की रिपोर्ट आई। ये रेजिडेंट था अवध में ब्रिटिश कंपनी का। 1848 में सलीमैन को अवध में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध के कुशासन का विवरण दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिया, जो था नहीं वो भी गाय का पाठ बना दिया। सलीमैन की रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। एक मिनट लाइट चलेगी है, एक मिनट। हाँ, आवाज आ गई? हेलो? आ गई सर। वो आ गई लाइट सर। चली गई थी तो वो बंद हो जाता है यहाँ का वाईफाई नेटवर्क जो है ना, वो तो लाइट चलेगी, लाइट हाँ जाते ही बंद हो सर। जाता है, इसलिए फिर मैंने मोबाइल से जोड़ा तो दोबारा जुड़ा है ये, है ना। हाँ, तो कर्नल सलीमैन की हो गया, दिख गया? हाँ दिख गया सर। हाँ, तो उसने क्या कहा कि सलीमैन ने कहा था कि वो कभी दरबार में उपस्थित होता ही नहीं है, इतनी तक बात कह दी थी। और उसने सुझाव दिया था कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। ये बात सलीमैन ने कह दी। मतलब उसने अपनी जो अव्यवस्था की रिपोर्ट थी उसको अराजकता की संज्ञा दी उसने, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया। अब पूरे अवध में अराजकता फैली हुई है। फिर भी कर्नल सलीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि इस प्रकार की कार्रवाई से ब्रिटिश प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। लेकिन उसने रिपोर्ट तो बना दी कर्नल को खुश, तो जनरल को खुश करने के लिए, लेकिन उसने ये कहा था कि इसको अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया नहीं जाए। सलीमैन की इस दलील से डलहौजी को अपनी योजना को थोड़े दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा, किंतु उसने चालाकी से काम लिया। उसने न तो कर्नल सलीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में कोई चेतावनी दी। और उसने चुपचाप बैठा रहा, वो ना तो उसने उस जो सलीमैन की रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई करी और ना ही वाजिद अली शाह को उसने कोई चेतावनी दी कि व्यवस्था ठीक कर ले, वो चुपचाप रहा। उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी योजना को किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहता था, बल्कि उसने लिखा कि दूसरा तरीका कोई हो तो हम इसको हड़प लें। तो कर्नल सलीमैन पे उसने कोई रिश्वत नहीं, वो नहीं, योजना पे कोई अमल नहीं किया, क्योंकि कर्नल सलीमैन की रिपोर्ट में ये था ही नहीं कि उसका अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए, उसने सिफारिश नहीं दी थी। तो डलहौजी ने अपनी योजना में किसी प्रकार का प्रयत्न कर लिया था। 1853 में उसने एक पत्र में लिखा कि अवध का राज्य अहंकारी होता जा रहा है, जाने से पूर्व उसे निगल जाने में मुझे संतोष मिलेगा। और उसने नियंत्रक मंडल के सदस्य अध्यक्ष चार्ल्स वुड को भी अपने पत्र में यही मनसा जाहिर करी कि मुझे अवध को हड़पना है। ठीक है।
अब है ओट्रम की रिपोर्ट। उसके बाद दूसरा एजेंट कौन है? ओट्रम। ओट्रम की रिपोर्ट क्या कहती है? कर्नल सलीमैन की रिपोर्ट से डलहौजी का कोई काम नहीं बन पाया, परंतु वह निराश नहीं हुआ। 1854 ईस्वी में उसने एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जनरल ओट्रम को अवध में नया रेजिडेंट नियुक्त किया और जनरल ओट्रम ने अपनी नियुक्ति के कुछ महीने बाद ही 1855 ईस्वी में अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी, जिसमें नवाब एवं उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए तथा अवध के कुशासन को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। अब उसने नवाब पर उसके अधिकारियों पर बहुत ज्यादा आरोप लगाए और कुशासन को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया उसने, ओट्रम ने। इस रिपोर्ट से डलहौजी का काम बन गया। उसने रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध में कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई। ये दोनों रिपोर्टों के आधार पर जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें भी यही बात कही गई और उन दोनों तथ्यों को उसने कुछ फेरबदल के साथ संचालक मंडल जो था, कंपनी का संचालक मंडल था, उसको उसने रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध पर कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई डलहौजी को। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सर। वो पीछे वाले की स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए सर। ले लो। इसका भी ले लो। अब डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी की क्या चाल रही, इसमें थोड़ी सी नजर डालेंगे हम। डलहौजी अंतःकरण से अवध को हड़पना चाहता था, परंतु प्रकट में वह ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। उसका मन था कि इसको हड़प जाऊं, लेकिन वो लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। सर्वप्रथम यह निर्णय लिया गया कि 1801 की संधि को भंग कर दिया जाए। इस संधि में नवाब ने उचित ढंग से शासन करने का आश्वासन दिया था, परंतु विगत 50 वर्षों में शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था। अतः इस संधि को भंग कर वाजिद अली शाह के साथ एक नई संधि करने का निश्चय किया गया। नई संधि के अनुसार अवध के नवाब की मांग की गई कि वह प्रशासन का सारे कार्य कंपनी को सौंप दे। अवध के नवाब से मांग की गई कि वह सारा कार्य प्रशासन को सौंप दे। अवध का सारा कार्य प्रशासन का कंपनी को सौंप दे। वाजिद अली शाह ने नई संधि करी। वास्तव में डलहौजी ये दिखाना चाहता था कि वह हड़पना नहीं चाहता अवध को, केवल वहां का प्रशासन कार्य अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता है ताकि लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिल सके और कंपनी का दायित्व भी है। अब वो ये नहीं चाहता था कि इसको हड़प लूं मैं, लोगों को हड़पना चाहता था लेकिन दिखाना नहीं चाहता था। लोगों को दिखाना यही चाहता था कि वह ये अवध का जो कुशासन है, इस शासन को कंपनी के अधिकार में लाया जाए ताकि इसको प्रशासन को अच्छा किया जा सके, बढ़िया प्रशासन किया जा सके, लोगों को लाभ मिल सके इसका, ये दिखाना चाहता था वो। वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद आई क्योंकि वह नाम मात्र का नवाब बने रहने को तैयार नहीं था और डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया। वाजिद अली शाह ने यह संधि पसंद ही नहीं आई अंग्रेजों की जो की थी, तो उसने क्या किया कि भाई अब जाके ना कलकत्ता में किससे मिलता हूँ, डलहौजी से मिलता हूँ। तो डलहौजी से मिलने के लिए चला गया और डलहौजी ने घोषणा करके अवध के राज्य को कंपनी में शामिल कर लिया। डलहौजी ने घोषणा करी कि अवध में कुशासन है, उस कुशासन को हम देख नहीं सकते। कंपनी का ये दायित्व बनता है कि अवध के प्रशासन में स्वच्छता लाई जाए, जिससे लोगों का भला हो। तो हम कुशासन की व्यवस्था को या अराजकता को खत्म करने के लिए हम कंपनी का शासन अपने हाथ में लेते हैं। इस तरह की घोषणा करके कंपनी ने अवध को अपने में मिला लिया। और डलहौजी का मुख्य तर्क यह था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्यापक कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती। वो केवल कुशासन को नहीं देखना चाहती, नहीं देख सकती, उसमें व्यवस्था करेगी, क्योंकि उस वक्त सर्वोपरि सत्ता कंपनी ही थी। इस प्रकार 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के राज्य का विलय हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लो। ये अवध का विलय हो गया। ठीक है, अवध के साथ लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी अंग्रेजों ने,